हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्क डन बाय दीज फोर्सेज does not depend on path but depends on initial and final position। ठीक है, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और एक और स्पेशल बात कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या होती है, वर्क डन बाय दीज फोर्सेज इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो। एग्जांपल्स देखो कंजर्वेटिव फोर्सेज के। नंबर वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब जो mg फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर टू, स्प्रिंग फोर्स, ऑल्सो कंजर्वेटिव। नंबर थ्री, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एटसेट्रा। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेज के एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हमें इसको प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे है। उसके लिए ऐसा मानो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है जी। ठीक है, और मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और ये मान लो एक स्क्वायर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे जी है, और इस स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी गिवन है, डी। ठीक है, स्क्वायर की साइड लेंथ क्या गिवन है, डी। अब मैंने अंडर ग्रेविटी अपने हाथों से पकड़कर इस एम मास के ब्लॉक को सी पॉइंट तक पहुंचाना है। ठीक है, तो एक रास्ता तो मैं ये लूंगा, सबसे पहले इस ब्लॉक को अपने हाथों से पकड़ के ए से बी लेके जाऊंगा, फिर बी से सी लेके जाऊंगा। एक रास्ता तो मैंने ये लिया है, ए से बी और फिर बी से सी। इस एम मास के ब्लॉक को अपने हाथों से पकड़ के ले गया, ऐसे मैं ए से बी, बी से सी। तो ये तो आ गया मेरा पाथ नंबर वन। ठीक है, ए से सी मैंने एम मास के ब्लॉक को पहुंचाना है अपने हाथों से पकड़ के। पाथ नंबर एक क्या आया, ए से बी लेके गया, फिर बी से सी, कुछ ऐसे। ये पाथ नंबर एक है। और फिर पाथ नंबर दो मैंने कैसा लिया, ए से डी ले गया और फिर मैं डी से सी ले गया। ठीक है, यह है पाथ नंबर दो, मतलब इस ब्लॉक को अपने हाथों से पकड़ के ए से डी ले गया और फिर डी से सी ले गया। यह है पाथ नंबर दो। पाथ नंबर तीन मैंने कैसा लिया, कुछ ऐसा लिया। पहले मैं ए से ई ले गया, कुछ ऐसे हाथों से पकड़ के एम मास के ब्लॉक को ए से ई ले गया, और फिर ई से एफ ले गया, कुछ ऐसे।
फिर एफ से जी लेगा कुछ ऐसे पकड़ के, और फिर जी से एच लेगा कुछ ऐसे, और फिर एच से आई लेगा कुछ ऐसे, और फिर आई से सी ले गया कुछ ऐसे। तो ये है पाथ नंबर 3 या पाथ नंबर 3। हुआ क्या है, इस एम मास के ब्लॉक को मैं ए पॉइंट से सी पॉइंट पे लेके गया हूं। ठीक है, पाथ नंबर 1 में मैं कैसे लेके गया हूं, ए से बी ऐसे लेके गया पकड़ के ब्लॉक को अपने हाथों से, फिर बी से सी। पाथ नंबर 2 में ए से डी, फिर डी से सी। पाथ नंबर 3 में ए से ई, फिर ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से सी। और ये भी गिवन है, ये d/3 गिवन है, और ये भी d/3 गिवन है, और ये भी d/3 गिवन है। ठीक है, ये भी d/3 गिवन है, और ये भी d/3 गिवन है, और ये भी ऑब्वियसली d/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg फोर्स फाइंड आउट करना है इन तीनों पाथ में। मैं ब्लॉक को अपने हाथों से पकड़ के ए से सी पॉइंट पे ले गया हूं 3 तरीके से, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। इन तीनों पाथ में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। जो इस ब्लॉक पे mg फोर्स एक्ट करेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है इन तीनों पाथ में। वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले आओ पाथ नंबर 1 में। पाथ नंबर 1 में कुछ कैसा है, पाथ नंबर 1 ए से बी, बी से सी। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन पाथ नंबर 1, और पाथ नंबर 1 कैसा, ए से बी, बी से सी। तो वो क्या हो जाएगा, ए से बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस बी से सी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यही तो हो जाएगा पाथ नंबर 1 में। अब देखो ए से बी लेके गया हूं मैं अपने हाथों से पकड़ के ब्लॉक को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स mg फोर्स जो आएगा वो कांस्टेंट फोर्स है, उसी के द्वारा वर्क डन ही तो फाइंड आउट करना है। और कांस्टेंट फोर्स के लिए मैं डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी के लिए मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करूंगा तो 0 आएगा। कैसे, mg फोर्स ऐसे और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ऐसे, mg वर्टिकल डाउनवर्ड और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ए से बी ओरिजेंटली राइट। तो ए से बी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आ गया। अब बी से सी देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, अगेन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दो। mg फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक की बी से सी अपवर्ड हुई है, वर्टिकली अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड d है, और डिस्प्लेसमेंट और mg फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो mg फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड d, और mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा। तो a से b, b से c वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया, -mgd। ठीक है, अब मैं सेकंड पाथ लेता हूं। कौन सा पाथ, मैं ब्लॉक को अपने हाथों से पकड़कर ए से डी ले गया और फिर डी से सी, ए से डी और फिर डी से सी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg फोर्स फाइंड आउट करो। तो क्या आएगा, वर्क डन बाय mg फोर्स फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन बाय mg फोर्स फ्रॉम डी टू सी। तो सेकंड पाथ में वर्क डन बाय mg फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, ए से डी
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस डी से सी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब देखो ए से डी ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है बाय डिस्प्लेसमेंट डी, और mg फोर्स तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ए से डी वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ऊपर और mg फोर्स नीचे की तरफ, तो एंगल तो 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री -1। और mg फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम डी पॉइंट टू सी, जब मैं ब्लॉक को ऐसे ओरिजेंटली राइट की तरफ लेके गया हूं तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओरिजेंटली राइट और mg फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड, एंगल 90 डिग्री आएगा ना, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो d से c जो ये पाथ है स्ट्रेट लाइन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये देखो सेकंड पाथ में a से d से c वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया, -mgd आया। अब आओ थर्ड पार्ट में, या थर्ड पाथ में जो मैं ब्लॉक को ए से सी लेके गया हूं, कैसे, ए से ई, फिर ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से सी। तो थर्ड पाथ कैसा है, ए से ई से फिर एफ, एफ से फिर जी, जी से फिर एच, एच से फिर आई से फिर सी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन थर्ड पाथ, उसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं W A E F G H I C, ठीक है। तो इसको भी पार्ट्स में तोड़ लो, ये किसके बराबर होगा, इस थर्ड पाथ में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स A टू E, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू एफ, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम एफ टू जी, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम जी टू एच, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम एच टू आई, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम आई टू सी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू ई वो कितना आ जाएगा, -mgd/3, -mgd/3। वो कैसे, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, तो अगेन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली अप्लाई कर दो, तो mg फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ d/3, तो mg और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री, इसलिए आगे साइन माइनस है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड d/3, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री, इसलिए ए से ई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स -mgd/3 आ जाएगा। ई से एफ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन 0, क्योंकि फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री। फिर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम एफ टू जी, ये अगेन -mgd/3 आ जाएगा। तो फिर जी से एच वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। फिर एच से आई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन -mgd/3 आएगा। फिर आई से सी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर दो, तो जो थर्ड पाथ है ना, ए से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से सी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन थर्ड पाथ वो कितना हो जाएगा, -mgd/3, 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 तो ये -mgd ही आएगा। तो अब देखो तीनों पाथ में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आया है, -mgd, -mgd, -mgd।
तो इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या बोल दो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से पाथ के ऊपर डिपेंड तो कर नहीं रहा। देख सकते हो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल डिपेंड किसके ऊपर करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन बाय mg फोर्स ही निकालेंगे, अब की बार प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो मान लो ये है इनिशियल स्टेट बोल दो या इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये है फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे जी है। ठीक है, इसको आप ग्राउंड भी मान सकते हो फाइनल पोजीशन को, और ये इनिशियल पोजीशन है। यहां से मैंने m मास के ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया, कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी आएगा इसका, कुछ ऐसा पाथ आएगा ना। तो ये तो है पाथ नंबर 1 और ये हमारी फाइनल पोजीशन है, इसको आप ग्राउंड भी बोल सकते हो। थ्रो कहां से किया इस बॉल को, इनिशियल पोजीशन से, पहुंची कहां, फाइनल पोजीशन पे। यहां पे इस लेवल को आप फाइनल पोजीशन लेवल मानोगे, इस लेवल को इनिशियल पोजीशन लेवल मानोगे। और मान लो ये जो हाइट है ये h है, ठीक है, ये हाइट h है। तो मैंने m मास की बॉल को कुछ ऐसे थ्रो किया, तो कुछ ऐसा पाथ लिया, मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन शो किया। तो ये तो है पाथ नंबर 1। ठीक है, तो इस पाथ नंबर 1 में बॉल के ऊपर केवल mg फोर्स ही एक्ट किया होगा ऐसे। सही बात है, क्योंकि हवा को यहां पे नहीं माना गया। ठीक है, और मान लो ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, और ये h है, और ये जो साइड आ जाएगी ना, ये एंगल थीटा है, और ये साइड कितनी आ जाएगी, h बाय में कोस थीटा। इसको आप निकाल सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। ये राइट एंगल है और ये एंगल थीटा है और ये h है, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, h बाय में कोस थीटा के बराबर। ये हाइपोटेन्यूज h बाय में कोस थीटा के बराबर आ जाएगी। तो ये तो है पाथ नंबर 1। अब मैं m मास की बॉल के साथ ही मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट करता हूं और बॉल को ऐसे रिलीज कर देता हूं इसी पॉइंट से। तो बॉल ऐसे अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी, बिल्कुल होगी। बॉल के ऊपर केवल ऐसे mg फोर्स आएगा, तो यहां पे पहुंच जाएगी फाइनल पोजीशन लेवल पे। ठीक है, तो ये है पाथ नंबर 2 और ये है पाथ नंबर 1। ये वाली जो लेवल है ये इनिशियल पोजीशन है और ये वाली लेवल है ये फाइनल पोजीशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया है बॉल ने दोनों एक्सपेरिमेंट में, और बॉल का मास सेम है दोनों ही एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये है, पाथ नंबर 1 जो लिया है बॉल ने। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जब मैंने यहां से बॉल को ऐसे जस्ट ड्रॉप किया या रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट, तो बॉल अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी, तो यहाँ पे इस फाइनल पोजीशन लेवल पे यहाँ पे पहुंचेगी। तो ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2। तो वर्क डन बाय
mg ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं। पाथ नंबर 1 में कितना आएगा? वर्क डन बाय mg या ग्रेविटेशनल फोर्स इन पाथ नंबर 1। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स mg फोर्स तो ऐसे एक्ट कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। तो इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब बॉल ने कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन शो किया या कुछ ऐसा पाथ लिया, तो इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट तो ये आई ना, ये वाली। तो इस फर्स्ट पाथ में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखा जाएगा? mg ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड mg और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड h बाय कोस थीटा। और देखो इनटू में क्या लिखा जाएगा? mg ग्रेविटेशनल फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, वो कितना आएगा? थीटा ही तो आएगा, क्योंकि mg फोर्स तो ऐसे एक्ट किया है और फर्स्ट पाथ में इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट ऐसे आई है। तो mg और mg ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आया? थीटा। तो इनटू में कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ये आया mgh। देख सकते हो। अब मैं पाथ नंबर 2 में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करूंगा, पाथ नंबर 2 में। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो पाथ 2 में क्या हुआ है? यहां से m मास की बॉल को मैंने ऐसे जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी बिल्कुल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा? अगेन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऐसे आई है सेकंड पाथ में, और कितनी h, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दो डायरेक्ट, क्योंकि mg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विच इज h, और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना? 0, तो कोस 0 1। तो देख सकते हो ये mgh आया। तो देखो ये इनिशियल लेवल था या इनिशियल पोजीशन थी, और ये फाइनल पोजीशन या फाइनल लेवल। तो दोनों केस में देख सकते हो आप वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg फोर्स सेम आया है mgh। ठीक है, तो पाथ तो अलग अलग थे, लेकिन वर्क डन बाय mg फोर्स सेम आया है mgh। तो इसका मतलब इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे करता है। और यहाँ पे दोनों ही पाथ में इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल सेम है, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। ठीक है, तो अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स की एक और स्पेशलिटी क्या होती है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज राउंड ट्रिप में 0 होता है। इसको कैसे साबित करें? इसको मैं अगेन प्रूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे है जी। ठीक है, और मान लो ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। मान लो ये है इनिशियल पोजीशन, ये ग्राउंड भी बोल सकते हो। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन, या आप इसको ग्राउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, मैंने यहां से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल स्पीड या विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या होगा? बॉल अपवर्ड मूव करेगी, बॉल की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी, मतलब रिटार्ड करेगी। एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी यहाँ पे, और फिर नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। ऐसा ही तो होगा, ऊपर गई रिटार्ड हुई, फिर नीचे आई एक्सेलरेट हुई।
यहाँ पे एयर को नहीं माना गया, नो एयर, मतलब प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी है। और एम मास की बॉल थी, एम मास की बॉल को मैंने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो क्या होगा, रिटार्ड होगी और फिर नीचे की तरफ आएगी, एक्सेलरेट होगी। तो यहाँ पे देखो यही इनिशियल पोजीशन है और यही फाइनल पोजीशन है, मतलब इनिशियल और फाइनल लेवल सेम है। बॉल को यहीं से थ्रो किया और फाइनली बॉल यहीं पे पहुंच गई। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होगा, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये राउंड ट्रिप होगी ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। यही इनिशियल पोजीशन और फिर ऐसे गई, रिटार्ड हुई, फिर एक्सेलरेट हुई, फाइनली यहीं पे आ गई उसी पोजीशन पे, तो वही फाइनल पोजीशन होगी। तो ये राउंड ट्रिप होगी ना, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आना चाहिए, क्योंकि राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है। इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देखो बॉल की तो कोई डिस्प्लेसमेंट आई ही नहीं, इनिशियली बॉल यहाँ पे थी और फिर रिटार्ड होके फिर एक्सेलरेट होके फाइनली यहीं पे पहुंच गई, तो बॉल की तो कोई डिस्प्लेसमेंट आई ही नहीं। और एमजी फोर्स ऐसे लगा है बॉल के ऊपर, ऐसे इस पूरी जर्नी में, और जो कि कांस्टेंट फोर्स है। तो वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, डायरेक्ट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करके। लेकिन बॉल की डिस्प्लेसमेंट तो कुछ आई नहीं, उसी पॉइंट पे पहुंच गई। तो इसका मतलब वर्क डन बाय यहाँ पे एमजी फोर्स क्या आएगा, 0, क्योंकि बॉल की डिस्प्लेसमेंट 0 है। एक सेकंड केस आप ये भी ले सकते हो, एम मास की बॉल को मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया और कुछ ऐसा पैराबोलिक पाथ लेके कुछ ग्राउंड के यहां पे हिट होगी बॉल, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं राउंड ट्रिप कैसे बोल सकता हूं, वैसे तो आपको ये राउंड नहीं लग रही, लेकिन इसको राउंड ट्रिप बोला जा सकता है, क्योंकि राउंड ट्रिप में डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे राउंड ट्रिप के हवाले से बात करूं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इनिशियल लेवल ये है और बॉल यहाँ पे हिट हुई है, तो फाइनल लेवल भी यही होगा। यहाँ पे लेवल की बात होगी, पॉइंट की नहीं, एक लेवल बन रहा है, तो फाइनल पोजीशन भी ये होगी। तो मैं इसको यहाँ पे राउंड ट्रिप बोल सकता हूं, वैसे दिखाई नहीं दे रही, कैन से राउंड ट्रिप, आई कैन से इट इज ए राउंड ट्रिप। वैसे आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है ही नहीं। लेकिन यहां पे ग्रेविटी के क्वेश्चंस में क्या है, इनिशियल पोजीशन को एक लेवल डिफाइन करता है और इनिशियल लेवल ये है, और बॉल यहीं पे ग्राउंड पे ही हिट होगी, तो फाइनल लेवल भी यही हो गया। तो इसका मतलब एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। और राउंड ट्रिप में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन भी ग्राउंड लेवल ही होगी, तो इसको मैं राउंड ट्रिप बोल सकता हूँ, वैसे दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एमजी फोर्स इस जर्नी में वो 0 आएगा। वो कैसे, अब देखो ये पैराबोलिक जो पाथ इसने फॉलो किया है, एमजी फोर्स तो ऐसे एक्ट किया होगा हर पॉइंट पे, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे ही एक्ट किया होगा ना। तो विच इज ए कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली अप्लाई कर दो। तो बॉल की डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में आई है, हॉरिजॉन्टली राइट, और कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल तो 90 बन गया ना। तो उसी की वजह से यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हुआ है। और यहाँ पे एक लेवल डिफाइन होता है ग्रेविटी के क्वेश्चंस में, तो ये यही इनिशियल लेवल है और यही फाइनल लेवल है, क्योंकि बॉल को यही इसी लेवल मतलब ग्राउंड लेवल से थ्रो किया और फाइनली ग्राउंड लेवल पे ही पहुंच गई। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी या इनिशियल और फाइनल लेवल सेम हो गया, ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे लेवल डिफाइन होता है।
ठीक है। तो वैसे तो आपको ये राउंड ट्रिप नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। तो ये राउंड ट्रिप के हवाले से ही ये बात है, क्योंकि राउंड ट्रिप की विशेषता क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, राउंड ट्रिप की यही विशेषता होती है। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल लेवल सेम ही तो है, ग्राउंड लेवल। तो बिल्कुल आप इसको राउंड ट्रिप मान सकते हो, लेकिन ये राउंड ट्रिप आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। राउंड ट्रिप तो आप ऐसा सोचते होगे यही इनिशियल पोजीशन हो जाए और यही फाइनल पोजीशन हो जाए। बात भी सही है। तो अब असली वाला जो आप राउंड ट्रिप सोच रहे हो, वो वाला भी प्रूव कर सकते हैं हम। कैसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे है जी, लेकिन अब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म नहीं किया बॉल का। तो एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है। उसको मैं अपने हाथों से पकड़ के कुछ यूं यूं पाथ फॉलो करवाता हूं। अपने हाथों से पकड़ के इस बॉल को कुछ ऐसा ऐसा पाथ फॉलो करवाता हूं, और फाइनली इसी पॉइंट पे पहुंच जाता हूं उस बॉल को लेके अपने हाथों से। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है बिल्कुल। तो आपको ये राउंड ट्रिप लग रही है, बिल्कुल है भी, कोई डाउट भी नहीं है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा 0। क्यों? क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया और फाइनली ये पाथ फॉलो करते हुए, राउंड पाथ फॉलो करते हुए उसी पॉइंट पे पहुंच गए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण, बॉल की डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आया? 0। मैं इस बॉल को अपने हाथों से पकड़ के कुछ ऐसा पाथ फॉलो करवाया राउंड ट्रिप और फाइनली उसी पॉइंट पे ले आया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है? क्योंकि बॉल की डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो ये क्या है? इन एक्चुअली राउंड ट्रिप। जो कि आप सोचते हो राउंड ट्रिप तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको भी एक आप राउंड ट्रिप की तरह ले सकते हो, क्योंकि इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल बॉल का सेम हो जा रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आना चाहिए, और आएगा भी, क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 0। तो अब जो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल अब स्प्रिंग फोर्स का लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। देख लो, मान लो ये हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसमें कोई कंप्रेशन या इलोंगेशन नहीं है अभी के लिए, ठीक है। ये m मास का ब्लॉक है, x इज इक्वल टू 0 है, नेचुरल लेंथ में हमारा स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है। ये नेचुरल लेंथ थी x इज इक्वल टू 0, और स्प्रिंग को कितना इलोंगेट कर दिया? x1 डिस्टेंस से, ठीक है। ये m मास का ब्लॉक। तो मैंने यहां पे इस पोजीशन को, मतलब x1 इलोंगेटेड पोजीशन को इनिशियल पोजीशन मानना, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो मैंने और क्या किया, इस स्प्रिंग को और इलोंगेट कर दिया। मैंने इस स्प्रिंग को और इलोंगेट कर दिया। फाइनल इलोंगेशन कितनी ले आया मैं स्प्रिंग में? x2 इलोंगेशन।
तो ये इनिशियल पोजीशन थी जब स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 है, और ये फाइनल पोजीशन है जब स्प्रिंग में इलोंगेशन x2 है। तो दिस इनिशियल पोजीशन से दिस फाइनल पोजीशन तक वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वो हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था, इन प्रीवियस लेक्चर हमने ये ड्राइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है जब स्प्रिंग इलोंगेटेड है बाय x1, और फाइनल पोजीशन क्या है जब स्प्रिंग इलोंगेटेड है बाय x2। तो इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इतना आएगा, ठीक है। चाहे मैं पाथ कैसा भी अपना लूं इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक, कहने का मतलब चाहे मैं इस स्प्रिंग को चाहे मैं आगे तक कितना भी इलोंगेट करके ले जाऊं इस पोजीशन से, पर ध्यान रहे इनिशियल पोजीशन x1 इलोंगेटेड पोजीशन है, इसके बाद में मैं इस स्प्रिंग को चाहे मैं कितना भी इलोंगेट करूं, ठीक है, कितना भी मतलब कितना भी, और फिर नेचुरल लेंथ तक ले आऊं, और चाहे मैं फिर कितना भी कंप्रेस करूं, और चाहे मैं ऐसा कितनी भी बार करूं, लेकिन फाइनली मैं किस पोजीशन पे पहुंचूं, x2 इलोंगेटेड पोजीशन पे। तो इस पूरी जर्नी में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। पाथ के ऊपर डिपेंड ना करने का मतलब चाहे मैं आगे की तरफ कितना भी ले जाऊं इस ब्लॉक को, मतलब स्प्रिंग में चाहे मैं कितनी भी मन चाहिए इलोंगेशन ला दूं, लेकिन इस इनिशियल पोजीशन से लेके जाना है, और फिर चाहे मैं स्प्रिंग में कितनी भी कंप्रेशन ला दूं, और चाहे मैं ऐसा कितनी भी बार करूं, कितनी भी बार, लेकिन फाइनली स्प्रिंग को x2 इलोंगेशन में छोड़ दूं। तो इस इनिशियल से इस फाइनल पोजीशन तक वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा 1/2 के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स 0 होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की विशेषता है ना राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब राउंड ट्रिप का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। और यहां मैं स्प्रिंग फोर्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो ये मेरा स्प्रिंग है, अभी के लिए ये नेचुरल लेंथ में है, x इज इक्वल टू 0 है, मतलब नेचुरल लेंथ, कोई कंप्रेशन या कोई इलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, m मास का ब्लॉक। अब मैंने क्या किया, इस m मास के ब्लॉक की हेल्प से इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, और इस स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन ले आया मैं, x1, ठीक है। तो देखो x1 इलोंगेशन ले आया मैं स्प्रिंग में विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये इस पोजीशन को मैं इनिशियल पोजीशन मान रहा हूं जब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी है x1, ठीक है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, कुछ भी कर लो और इलोंगेट कर लो स्प्रिंग को मन मर्जी, फिर चाहे कितना भी कंप्रेस कर लो, लेकिन फाइनली इसी इलोंगेटेड पोजीशन में ले आओ, x1 इलोंगेटेड पोजीशन में, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। इस जर्नी में आप कुछ भी कर लो, कंप्रेशन कर लो, चाहे कितनी भी इलोंगेशन कर लो, लेकिन इस इनिशियल पोजीशन से इसी फाइनल x1 इलोंगेटेड पोजीशन में ले आओ स्प्रिंग को, तो इस जर्नी में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स वो पक्का 0 आएगा, मतलब राउंड ट्रिप होगी ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, x1 इलोंगेटेड पोजीशन, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पक्का 0 आएगा। कैसे, x1 तो है ही x1, मतलब इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन x2 x1 बढ़ जाएगी, तो x2 को x1 पुट करोगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया ना।
इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब x2 x1 के बराबर हो गया। तो अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी तक तो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस को पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन बाय दीज फोर्सेज नॉट ओनली डिपेंड ऑन initial and final position but also depend on path, but also depend on path। ठीक है, मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक और स्पेशलिटी क्या होती है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज in a round trip is not zero, in a round trip is not zero। ठीक है, मस्त एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल मस्त एग्जांपल है। तो यहां पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ में पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब पाथ डिपेंडेंट होता है वर्क डन इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे बड़ी एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। और राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं होता। अभी फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो ये एक रफ टेबल है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, रफ टेबल। ठीक है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है जी। और ये व्हाइट बोर्ड क्या है, रफ टेबल। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, इस ए पॉइंट पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और ये क्या है, एक स्क्वायर है, डी साइड लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस एम मास के ब्लॉक को ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचाना है। मतलब ए पॉइंट तो क्या होगी, इनिशियल पोजीशन, और डी पॉइंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन। अलग अलग रास्ते अपनाऊंगा। पाथ नंबर एक में क्या करूंगा, ए से बी ले जाऊंगा, फिर बी से सी, फिर सी से डी। ये तो है पाथ नंबर एक। और पाथ नंबर दो में क्या करूंगा, मैं ए से डी ले जाऊंगा। तो ए इनिशियल पोजीशन है, डी फाइनल पोजीशन है, और अपने हाथों से एम मास के ब्लॉक को ऐसे ले जाऊंगा। फर्स्ट पाथ में ए से बी, बी से सी, सी से डी। सेकंड पाथ में भी अपने हाथों से एम मास के ब्लॉक को डायरेक्टली ए से डी लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन तो है पाथ नंबर एक में भी और पाथ नंबर दो में भी, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है ना बिटवीन ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट आएगा ऑब्वियसली। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, म्यू इंटू में एम जी। म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन ये तो होता है, इस एम मास के ब्लॉक पे एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे आएगा, और बाय रफ टेबल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे आएगा।
और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू इंटू में एमजी, क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग हो रही है या मैं करवा रहा हूँ स्लीपिंग बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल। और दो रास्तों से, दो अलग अलग रास्तों से मैं इस एम मास के ब्लॉक को ए इनिशियल पॉइंट से डी फाइनल पॉइंट तक लेके गया हूं। पहला रास्ता ये है ए से बी से सी से डी, दूसरा रास्ता ए से डी। तो पहला जो रास्ता है ए से बी से सी से डी, या फर्स्ट पाथ में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या आएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम सी टू डी, यही तो होगा। तो फर्स्ट पाथ में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, ए से बी में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस बी से सी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस सी टू डी काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन। तो ए से बी में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू में डी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो ऐसे आएगा म्यू इंटू में एम जी, और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी, डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन में एंगल 180 डिग्री, तो इसलिए माइनस म्यू एम जी डी आएगा। ऐसे ही बी से सी में बी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी डी आएगा, कैसे, क्योंकि ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में डी हुई है और काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा म्यू एम जी, तो डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन में एंगल 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री माइनस 1, तो बी से सी बी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी डी आएगा। ऐसे ही सी से डी में भी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी डी ही आएगा, कैसे, क्योंकि सी से डी काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आया है म्यू एम जी, और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है डी, तो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में एंगल 180 डिग्री, इसलिए माइनस 1। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड म्यू एम जी और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी, और डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन में एंगल 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री माइनस 1, तीनों में ऐसा ही हुआ है। तो फर्स्ट पाथ में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना आ जाएगा, माइनस 3 म्यू एम जी डी, ठीक है। अब सेकंड पाथ में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। सेकंड पाथ क्या है, ए से डी स्ट्रेट लाइन, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इन सेकंड पाथ वो क्या है, ए से डी, वो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू डी, और वो किसके बराबर आएगा, ये भी माइनस म्यू एम जी डी के बराबर आएगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे म्यू एम जी आएगा, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है डी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड म्यू एम जी, काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री माइनस 1, तो इसलिए माइनस म्यू एम जी डी आएगा। तो देखो दोनों पाथ में क्या वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन सेम आया, नहीं आया। फर्स्ट पाथ में तो माइनस 3 म्यू एम जी डी आया, और जो सेकंड पाथ है ए से डी उसमें माइनस म्यू एम जी डी आया, तो ये वर्क डन सेम तो है नहीं, इसका मतलब वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डेफिनेशन सही है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज डिपेंड ऑन पाथ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, साथ में पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो फर्स्ट पाथ था ए से बी से सी से डी, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया, माइनस 3 म्यू एम जी डी, और जो सेकंड पाथ है ए से डी इसमें वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आया, माइनस म्यू एम जी डी, तो सेम तो है नहीं, तो इसका मतलब पाथ के ऊपर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। तो अब देखो, अब इसको सही साबित करते हैं। सेकंड जो लाइन है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के द्वारा वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होता, तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को मैं फ्रिक्शन फोर्स ही लेके चल रहा हूं, ठीक है।
तो इसको यहां मैं अलग से प्रूव करने जा रहा हूं। यहां पे नया पाथ के ले रहा हूं मैं, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन ताकि सेम हो जाए। अब मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। तो मैंने एक नया पाथ ले लिया, यही पाथ है, राउंड ट्रिप है ये, ए से बी से सी से डी और फिर डी से ए। तो इनिशियल भी पोजीशन यही, फाइनल पोजीशन भी यही ए। तो इस राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो नहीं आएगा। देख सकते हो आप क्यों नहीं आएगा। राउंड ट्रिप क्या है, ए से बी से सी से डी, डी से ए बी सी डी ए। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या आएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम डी टू ए। तो इस राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, ए से बी में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, बी से सी में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस सी टू डी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस डी टू ए वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ए से बी में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया था, माइनस म्यू एम जी डी। बी से सी में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया था, माइनस म्यू एम जी डी। सी से डी में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया था, माइनस म्यू एम जी डी। डी से ए में भी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी डी ही आएगा। कैसे, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा कितना, म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है डी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री है, तो कोस 180 डिग्री -1, तो इसलिए माइनस म्यू एम जी डी ही आएगा। डी से ए में भी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी डी आएगा। तो टोटल इस राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, -4 म्यू एम जी डी। तो देख सकते हो ये जीरो तो आया नहीं, समथिंग आया है ना नेगेटिव। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप जीरो नहीं होता। तो ये यहां से प्रूव हो गया इन केस ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।